Вже штук 20 пролетіло. Не видно українського герба. Точно російські. Прямо над хатами. Прямо ось над хатами літають, падли. Полетіли в сторону аеропорта. Бомблять аеропорт. Чути, що йде бій. Вже штук 30 нарахував точно. Сейчас, еще летать, нет? Да. Да, летать. Оно летит. Оно. Летит. Underestimated Putin. Thank you. Time to move. Thank you. Thank you. हाँ बड़ऊ, अब क्या बोलोगे? अब क्या बचा है बोलने को? अफगानिस्तान से भागे, अब यूक्रेन को अधर में लटका के भागे। मगर आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ और आप देख रहे हैं भारतवर्ष। रशिया यूक्रेन का युद्ध अभी तक मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक पहले ही पहुंच चुका है। इतने टैंक आ गए, कौन सी मिसाइल छोड़ी गई, कौन क्या बोल रहा है और कौन किसके साथ खड़ा है, वगैरह वगैरह वगैरह। मगर कोई भी असली वजह इस केस की बता नहीं रहा है। बहुत से लोगों ने अपने अपने वर्जन्स रखे हैं मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, मगर सब ने असली कारण को मिस कर दिया है। क्योंकि इसके लिए हिस्ट्री का ज्ञान जरूरी है, ना कि बकर का ज्ञान। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो भैया कर लो, क्योंकि बहुत कुछ खुलने वाला है। मैंने अपने टग ऑफ वॉर वीडियो में आप लोगों को रशिया और यूएस के सीक्रेट पैक्ट के बारे में बताया था, जो आधार बना इस सारी लड़ाई का। असल में सारी फसाद की जड़ ये बफर जोन है, मगर और भी बहुत कुछ है इस कहानी में। जब यूएसएसआर 1920 में बना था और जिन देशों को मिलाकर बना था, तब यूएसएसआर ने एक बहुत बड़ी गलती की थी। यूएन के गठन के समय यूएस, जो खुद 51 स्टेट से मिलकर बना था, उसने सारे स्टेट्स का एक वोट रखा था। बोले तो सब यूएस के नाम से वोट करेंगे। वहीं यूएसएसआर ने अपने 13 देशों के लिए अलग अलग इंडिविजुअल वोट्स रखे, क्योंकि उसे लगा कि भैया यूएन में मेरे वोट्स बढ़ जाएंगे। मगर वो ये भूल गया कि जो मेडिसिन हमेशा कम्युनिस्ट दुनिया को बांटते हैं, एक दिन उसी मेडिसिन का स्वाद इन्हीं लोगों को चखना पड़ेगा। और वो मेडिसिन है रीजनल आइडेंटिटी वर्सेस नेशनल आइडेंटिटी। आप देखते हैं ना हमारे देश में कैसे लेफ्ट वाले रीजनलिज्म के नाम पर भारत के टुकड़े टुकड़े करने का प्रयास कर रहे हैं। यूएस ने कोल्ड वॉर में यही तरीका अपनाया और 1991 में यूएसएसआर टूटकर रशिया बना और बाकी स्टेट्स इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन गए। जो ईस्टर्न साइड थे वो रशिया के इन्फ्लुएंस में थे, मगर जो वेस्टवर्ड थे उनमें धीरे धीरे यूरोपियन टिल्ट आ गया और इस टिल्ट से वोकिज्म और लिबरलिज्म आना ही था। और 1991 के रशिया और कमजोर हुआ, मगर ऐसे समय में एक रशियन नेशनलिस्ट का उदय हुआ। उसका नाम था व्लादिमीर पुतिन, जो कभी केजीबी में भी था, जिसने राजनीति की शुरुआत येरिस बोल्सिन के समय करी और 1991 में बोल्सिन के बाद ये सत्ता पर आया, जिसे राजनीति में येरिस बोल्सिन, जो रशिया के पहले प्रेसिडेंट थे, वो लेके आए। क्योंकि रशिया अब यूएसएसआर नहीं था। पुतिन का सीधा एजेंडा था रशिया को पुनः एक करना। जो लोग आज अखंड रशिया की बात कर रहे हैं, उन्हें मैं बता दूं कि भैया ये काम उसने 1998 से ही शुरू कर दिया था, जब यूएस ने पहली बार
नेटो वाला एग्रीमेंट तोड़ा था जब उसने पोलैंड को नेटो में शामिल किया था। पुतिन समझ गया था कि यूएसएसआर के आखिरी राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव और उनके साथ उस समय के यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश सीनियर और उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बेकर का जो एग्रीमेंट था, अब उसका कोई मतलब नहीं बचा। जब दुश्मन को आप कमजोर दिखने लगते हैं, दुश्मन आप पर चढ़ता जरूर है। पुतिन ने CIS बोले तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का गठन किया और धीरे धीरे प्रयास किए कि सारे वो स्टेट्स पुनः जुड़े। तब सारे कंट्रीज इसके फाउंडर मेंबर बने, मगर 2 कंट्रीज इसमें ऐसे थे जिन्होंने शुरू से टालम टोली रखी। एक था तुर्कमेनिस्तान और दूसरा था यूक्रेन। और आगे चलकर 2018 में यूक्रेन परमानेंटली CIS से विड्रॉ कर लिया। मतलब इतने साल तक रशिया को लटकाने के बाद उसने यूएस के इन्फ्लुएंस में आकर पहली बार रशिया को सीधे आंख दिखाई। वैसे जब 2008 में नेटो की काउंसिल समिट जो ब्राजील में हुई थी, उसमें भी यूएस ने यह ऐलान करवाया था कि यूक्रेन को नेटो में शामिल किया जाए। फिर जॉर्जिया पर भी नेटो का दबाव था, मगर रशिया ने जॉर्जिया पर हमला कर उसे रोक दिया था। तब क्रीमिया वाला कांड हुआ था। तब तक ये बात सभी को समझ आ गई थी कि अब रशिया झुकेगा नहीं, क्योंकि यूक्रेन ने पहले तो यूरोपियन यूनियन के साथ यूरोपियन यूनियन यूक्रेन एसोसिएशन एग्रीमेंट को रिजेक्ट किया था। मगर ये खेल जब बना जब वहां पहली बार प्रो वेस्टर्न गवर्नमेंट आ गई। यानुकोविच जो यूक्रेन के राष्ट्रपति थे, जिन्होंने यही ऑफर रिजेक्ट किया था, तब यूक्रेन में प्रो वेस्टर्न लोगों ने बहुत हिंसक प्रदर्शन किया था। यानुकोविच को इसके चलते अपने पद से हटना पड़ा और इधर रशिया ने क्रीमिया को इंडिपेंडेंट करके यूक्रेन से अलग कर दिया था। क्रीमिया की हिस्ट्री मैंने टग ऑफ वॉर वीडियो में अच्छे से समझाई है कि कैसे पुतिन ने पहली बार फ्रंट फुट पर आकर यह काम किया था, क्योंकि वेस्टर्न पावर्स जो ये काम प्रो वेस्टर्न लोगों के साथ पहले स्टार्ट कर चुकी थी, उसे उसी की दवाई से काटा गया था। रशियन एथनिसिटी के लोग क्रीमिया के बाद सबसे ज्यादा ईस्टर्न यूक्रेन में बसे हुए थे और इतना सब होने के बाद पुतिन ने इन्हीं ईस्टर्न लोगों को मदद देना शुरू की। 2014 से ये ऑपरेशन शुरू हो गया था, जब यानुकोविच को प्रो वेस्टर्न लोगों के दबाव में आकर अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ गई थी। और फिर शुरू हुआ सिविल वॉर का दौर, जो अभी तक है। पूरा यूक्रेन 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा जो वेस्ट के साथ जाना चाहता है और यूक्रेन को रशिया से अलग करवाना चाहता है, और दूसरा वो जो आज भी रशिया के साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ये हिस्ट्री अच्छे से पता है कि यूक्रेन के रूट्स कहाँ हैं। ब्लैक सी में जहां अगर नेटो एक बार सीधे घुसा तो वो सीधे रशियन मेनलैंड पर नजर रख सकता है, और ये बात पुतिन कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और ना ही CIS के सारे देश। जी हाँ, जो बात कोई मीडिया आपको नहीं बता रहा है वो ये है कि रशिया ने अकेले इन्वेड नहीं किया, बल्कि CIS के सारे देश मिलकर एक संयुक्त आर्मी ने यूक्रेन पर हमला किया है। जब ज़ेलेंस्की की सरकार 2019 में आई तो वो सरकार अभी तक की सबसे ज्यादा प्रो वेस्टर्न थी। 2018 में यूक्रेन ऑफिशियली CIS से वॉकआउट कर चुका था और ये बात साफ हो चुकी थी कि पुतिन को सीधा चैलेंज मिल चुका है, जो अभी तक CIS के माध्यम से सभी को एक करना चाहता है। मगर उसके सामने वेस्ट के इन्फ्लुएंस में चूर ज़ेलेंस्की ने और कड़े तेवर दिखाए। तब पुतिन ने यूक्रेन के सामने एक ऑफर रखा कि ईस्ट ऑफ यूक्रेन जो डॉनबैस का इलाका कहलाता है, उसके 2 हिस्से में इंडिपेंडेंट बनाकर आजाद कराया जाएगा और CIS में शामिल किया जाएगा। इसलिए पहले यूक्रेन को ऑफर दिया गया कि वो अपनी फोर्सेस पीछे हटा ले और इलाके खाली कर दे, क्योंकि अब प्रो रशियन प्रोटेस्ट और तेज हो गए थे। जो बात आपको वेस्टर्न मीडिया तो छोड़िए, अपनी मीडिया भी नहीं बताएगी, क्योंकि वो आपको सिर्फ प्रो वेस्ट प्रोटेस्ट ही बताएगी। यूक्रेन ने इसके उलट पहले हमला रशियन आर्मी जो फ्रंट पर खड़ी थी उस पर ही कर डाला, ये सोचकर कि भैया हमारे साथ तो नेटो की ताकत है, और वही ज़ेलेंस्की चुप कर गया। पुतिन को इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था। अब उसने ना ही सिर्फ इन दोनों हिस्सों पर अपना कब्जा जमाया है, बल्कि यूक्रेन को मजबूर कर दिया है कि वो अब अपने आप को बचाए या फिर नेटो से अलग हो जाए। मगर 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 कहानी में ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि नेटो के चीफ ने अभी एक दिन पहले ये बयान दिया है कि भैया हम तो यूक्रेन के लिए अपने दरवाजे अभी भी खोले बैठे हैं कि भैया तुम नेटो में आ जाओ। मगर चूंकि यूक्रेन अभी इस वक्त नेटो में नहीं है ना, तो हमारी नेटो फोर्सेस पोलैंड में ही रहेंगी। और हाँ, हम फिनलैंड को ये ऑफर देते हैं कि भैया आप नेटो में शामिल हो जाओ। मतलब जिसके भरोसे लड़े थे उसने आखिरी मौके पर बैकआउट कर लिया। यहां से वेस्ट की हिपोक्रेसी समझ आती है। पुतिन जब से रशियन पॉलिटिकल लैंडस्केप में आया है, तब से वो क्लियर था कि उसको अखंड रशिया दोबारा बनाना है, भले ही CIS के जरिए हो। मगर US, UK, नेटो जिनके आश्वासन पर पहले साल 1994 में यूक्रेन, जो उस समय वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा न्यूक्लियर आर्सेनल था, वो नॉन न्यूक्लियर हो गया। एग्रीमेंट भी साइन हुए थे कि भैया यूक्रेन को वेस्ट बचाएगा। ये देखकर उस समय रशिया ने भी यही एग्रीमेंट में पार्ट ले लिया।
मगर पुतिन जानता था कि वेस्ट हिपोक्रेट है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत निकली। अभी तक जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार यूक्रेन गवर्नमेंट न्यूट्रलिटी के आधार पर संधि करने को तैयार हो रही है और बेलारूस में दोनों की पीस टॉक के मामले चल रहे हैं। और वहीं ज़ेलेंस्की आम लोग जो प्रो वेस्ट हैं उन्हें सिविल वॉर स्टार्ट करने का आह्वान कर रहा है। Всім добрий вечір. Лідер фракції тут, голова Офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І так буде й далі. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні! मतलब इतना सब होने के बाद भी उसे अभी भी लगता है कि वेस्ट उसे इनाम देगा। कमाल बात है। अब बात आती है भारत की। इंडियन टाइम के अनुसार कल रात को यूएनएससी बोले तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी, जो यूएस के कहने पर रशिया के खिलाफ निंदा का प्रस्ताव लाया जा रहा था, उसमें 3 देशों ने एब्सटेन किया। वो 3 देश थे यूएई, चाइना और भारत। यूएई चाइना को तो समझ आता है जिन्हें रशिया की जरूरत है, मगर भारत ने एब्सटेन क्यों किया? इसकी 2 वजह हैं। एक वजह है ट्रस्ट की। जहां यूक्रेन जब से 1991 में बना है तब से वो हर मुद्दे पर भले ही वो कश्मीर का मुद्दा हो, न्यूक्लियर टेस्ट का मामला हो, हमेशा वो भारत के खिलाफ ही यूएन में वोटिंग करता रहा है। और वहीं रशिया ने हर बार हर मुद्दे पर भारत के लिए अपना वीटो यूज किया है। देखिए, जियोपॉलिटिक्स में कभी भी कोई परमानेंट एनिमी या फ्रेंड नहीं होता, मगर रशिया ने जो संबंध भारत से बना के रखे हुए हैं उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। यहां तक कि गलवान के समय जब भारत चाइना से उलझा हुआ था तब भी पुतिन ने भारत का ही साथ दिया था, क्योंकि भारत ने अपनी गुडविल कमाई है। फिर भले ही 1991 के बाद रशिया को डॉलर के जरिए पेमेंट करना हो, जिससे रशिया इकोनॉमिक क्राइसिस से बच गया, या फिर अब कुछ रोतलूवादी जो 2 दिन पहले तक अपने अपने चैनल्स पर यह हेडलाइन चला रहे थे कि भारत की बड़ी चिंता है, वो भी आज भारत के स्टैंड पर बोलने लग गए, क्योंकि शायद उन्हें ये वाली हिस्ट्री अभी अभी मालूम पड़ी है। यूएनएससी में अमेरिका 135 यूक्रेनियंस, जिसमें सोल्जर्स और आम नागरिक दोनों की संख्या है, उनकी मौत पर तो दुख जता रहा है और रशिया पर, पुतिन पर, रशिया के डिफेंस मिनिस्टर पर, सब पे सैंक्शंस लगा रहा है। मगर यमन में सऊदीज के अटैक से 35,000 लोग मारे गए, उन पर सैंक्शन नहीं लग रहा। क्यों? क्या इसमें भी स्किन टोन देखकर फैसला होता है? और भारत के 45,000 नागरिक और सैनिक दोनों मिलाकर कश्मीर आतंकवाद का शिकार हुए। 3 से 4 लाख कश्मीरी हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, उस पर भी आपने पाकिस्तान पर कभी सैंक्शन नहीं लगाए। अफगानिस्तान से आप भागे और यह भी नहीं सोचा कि इसका असर भारत पर क्या होगा। तब अपने भारत का हित सोचा नहीं था और आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब भारत आपके इस ढोंग को देखकर आपका स्टैंड ले ले। रही बात चाइना की, तो ताइवान का मामला लीज वाला है, जिसे हम फिर कभी समझेंगे। और जो लोग पीओके की बातें कर रहे हैं और मोदी को ताना मार रहे हैं कि भैया पुतिन की तरह तुम क्यों नहीं कर लेते पीओके, तो भैया ऐसा है, भारत अभी इकोनॉमिक सुपर पावर बना नहीं है। हाँ, उसके रास्ते पर जरूर चल चुका है, मिलिट्री सुपर पावर बनने का रास्ते पर भी है। अगर 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने न्यूक्लियर टेस्ट ना किए होते और मोदी सरकार ने इन 7 सालों में आर्मी की 70 साल की डिमांड्स पूरी करने में नहीं लगती, तो शायद आज यूक्रेन वाला हाल हमारा भी हो सकता था। क्योंकि आत्मनिर्भर बनना ही सबसे सटीक तरीका है। जहां यूपीए के 10 साल में आर्मी की डिमांड्स की फाइल्स को रोका जाता था, वहां इन्हीं 7 सालों में आर्मी को अपडेट करने का काम और तेज हुआ है। चिनूक हेलीकॉप्टर, रफाल और M777 होवित्जर जैसे आर्मी की पुरानी लिस्ट अब जाके पूरी हो रही है। पॉलिटिक्स के राजा बाबू योगेंद्र यादव भी कूद गए हैं इस बार मोदी को घेरना। कह रहे हैं पुतिन की गुंडई, नेटो के पाखंड और मोदी का बौनापन और बेचारा यूक्रेन। सचमुच बड़ा दुख हुआ है इन्हें। ये वो एजेंडा है जिस पर अब मीडिया और कुछ रोतलूवादी भी चलेंगे। तो भैया ऐसा है कि पुतिन अपना सपना साकार कर रहा है, नेटो वही कर रहा है जो हमेशा से करता है, वही धोखा देना। और मोदी का बौनापन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वहां वॉर के समय पुतिन ने सबसे पहले अगर किसी वर्ल्ड लीडर से बात की है तो वो नरेंद्र मोदी थे। और बेचारे यूक्रेन उसी दिन बेचारा हो गया था जब उसने वेस्ट की लॉलीपॉप के चक्कर में 1994 में नॉन न्यूक्लियर हो गया था। आप जैसे नक्सल्स को यूएस से जब प्रॉब्लम होती है जब वो भारत के काम आता है, आपको रशिया से जब प्रॉब्लम होती है जब वो भारत के काम आता है, भले ही वो सैन्य हथियारों के माध्यम से हो या इकोनॉमिक टाइज के माध्यम से।
असल में आपको भारत से दिक्कत है और ये बात अब पूरा देश समझ चुका है। भारत का कद कितना बढ़ चुका है इन 7 सालों में, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। India is one of your major defense partners. Is India fully in sync with United States on Russia? We're in consultation with India today. We haven't resolved that completely. मतलब यूएस आखिरी मोमेंट तक भारत को मना नहीं पाया था। बहुत जल्द ये युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर आ रहा है और भारत ने भी अपने भारतीय स्टूडेंट्स को निकालने का काम शुरू कर दिया है, जिन्हें वो 15 फरवरी से ही आगाह कर रहा था। मगर हम भारतीय हर बात जरा लेट समझते हैं और ये तो फिर बच्चे हैं और वो भी अपने, इसलिए मैं समझ सकता हूँ। मगर इन सब में पाकिस्तान का जो कटा है वो भैया देखने लायक है। बड़े जोश में कटोरा खान बोले तो इमरान खान रशिया गए थे, अपनी एक्साइटमेंट भी दिखाई थी, मगर हुआ ये। एक खामोशी सी छाई हुई थी और इधर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस ने $35 मिलियन का नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान पर फाइन लगा दिया फॉर कंप्लायंस फेलियर। अब नहीं कहोगे एम्मी अंकल व्हाट अ टाइम टू कम, इट्स सो एक्साइटिंग, आ गया स्वाद। और अब चलते चलते इस क्राइसिस की सिचुएशन में यूक्रेन में फंसे भारतीय बच्चों की वीडियोस लेफ्ट और कांग्रेस यूज कर रहे हैं, फिर से वही एजेंडा चलाने में लगे हैं। और वहीं कुछ लोग इन्हीं बच्चों को कोस रहे हैं कि भैया सरकार तो आपको 15 फरवरी से चिल्ला रही थी, तब सो गए थे क्या? और कुछ धर्मात्मा बन गए कि भैया बच्चों को कुछ मत कहो, बच्चे हैं, उन्होंने कभी दंगे फसाद युद्ध देखा नहीं। इन सब पर मैं बस एक लॉजिकल बात कहूंगा, सीरिया हो, यमन हो, अफगानिस्तान हो, भारत ने कभी भी अपने नागरिकों को छोड़ा नहीं। याद कीजिए स्वर्गीय सुषमा स्वराज की वो बात कि अगर आप मार्स पर भी फंसे हैं ना तो हम आपको भारत वापस ले आएंगे। भले ही वो आज इस दुनिया में नहीं है, मगर उनकी ये सीख, वो जज्बा, वो लोग आज भी वही हैं जिन्होंने यमन, सीरिया, अफगानिस्तान और अब यूक्रेन से भी अपने लोगों को अपने देश ला रहे हैं। इसलिए अपना लॉजिक लगाएं और अपने देश पर भरोसा रखें। अगर आप भी अखंड रशिया के बाद अखंड भारत का मिशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस नए भारत के भाग्य विधाता हम हैं। धन्यवाद।